बारिश में अमीर का एक और गरीब का 3 मंजिल ससुराल। नदी के किनारे बसा हुआ हरिनारायण का कच्चा घर था। बारिश से आंगन में पानी भर गया था और नैना सुबह से ही बाल्टी लेकर पानी निकाल रही थी। तभी नैना थकी हुई आवाज में बोलती है, हे भगवान, हे भगवान, यही ओफो, सुबह सुबह से पानी निकालते निकालते तो मेरी कमर ही टूट गई है। अभी घर को किसी तरह साफ किया था और देखो फिर से पानी अंदर आने लगा है। पिछले साल तो सूखा पड़ गया था, इस बार तो बाढ़ आने के आसार लग रहे हैं। नैना तुम अकेली इतनी मेहनत मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बारिश में कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें लगती हैं। मुझे बड़ा डर लगता है। तुम काम पर जाने से पहले ही जितना हो सके मेरी मदद कर दो। मुझे बस यही चिंता है कि शाम तक अगर फिर से तेज बारिश हो गई तो हमारी सारी मेहनत दोबारा पानी में बह जाएगी। बहू, जरा मेरी तरफ भी देख ले। ये ठंडा पानी और गीली जमीन मेरे घुटनों का दर्द बहुत बढ़ा रही है। हे भगवान, अरे मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, और आप बस चारपाई पर बैठी रहिए और आराम करिए। मैं पहले पानी निकाल देती हूँ, फिर आपके लिए गर्म पानी कर दूंगी ताकि आपके पैरों को थोड़ी राहत मिल सके। हर साल बारिश में हमारे घर के आसपास पानी जरूर भरता है, लेकिन इस बार तो हालत पहले से भी ज्यादा खस्ता हो गई है। बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है हालत। अगर नदी का पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो पता नहीं हमारा ये कच्चा घर कितने दिन तक टिक पाएगा। बाबूजी, मुझे भी इसी बात का डर लगा रहता है। अगर बारिश 2-4 दिन हो गई और ऐसी ही चलती रही तो घर की दीवारें भी कमजोर हो जाएंगी। हमें पहले ही कोई ऐसा इंतजाम करना होगा, सोचना होगा जिससे हम सुरक्षित रह सके। कई दिनों की बारिश से गोलू को सर्दी, खांसी और बुखार हो गया था। शांति देवी के भी जोड़ में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। हरिनारायण भी बीमार पड़ चुके थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा बिस्तर भी बहुत गीला हो गया है। मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ और बार बार मेरी नींद खुल जाती है। हाँ बेटा, तू मेरे पास आकर सो जा। मैं तुझे अपनी चादर में अच्छी तरह से लपेट देती हूँ ताकि तुझे ठंड ना लगे। आजा आजा मामा के पास। नैना, गोलू को कई दिनों से खांसी हो रही है और आज तो उसके बदन में बुखार भी लग रहा है मुझे। मुझे भी इसी बात का सबसे ज्यादा डर है, इसी बात की चिंता है। बच्चे को इस हालत में देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। लेकिन हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? गांव के बाकी घरों में भी पानी भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू, मेरी हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ठंडी जमीन पर रहने से मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है और अब तो उठकर चलना भी मुश्किल लगने लगा है। है, मुझे भी 2-3 दिनों से बुखार हो रहा है और शरीर बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गया है। पहले सोचता था कि कुछ दिन की बारिश निकल जाएगी, लेकिन अब तो लगता है जैसे जैसे ये परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर आखिर हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? हर सुबह पानी निकालना, कीचड़ साफ करना और रात को फिर से वही परेशानी झेलना। मुझे नहीं पता कि इस परेशानी का हल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। उसी रात बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। नदी का पानी किनारे से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद पानी घर के अंदर घुस गया और कमर तक पहुंचने लगा। तभी राजेश घबराकर बोलता है, नैना नैना नैना, जल्दी से सबको संभालो, बाहर का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हे भगवान, यहाँ तो बाढ़ आने वाली है और अगर हम कुछ देर में यहाँ से नहीं निकले तो अंदर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, अभी कुछ देर पहले तक तो पानी इतना नहीं था। राजेश, तुम जल्दी से जरूरी सामान उठाओ और गोलू को संभालो। मैं अम्मा और बाबूजी को तैयार करती हूँ, हमें तुरंत घर से बाहर निकलना होगा। बहू, इतनी रात में हम आखिर जाएंगे कहाँ? चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और पानी का बहाव भी बड़ा तेज है। मेरी हालत भी अच्छी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं दूर तक नहीं चल पाऊंगा बेटा। बाबूजी,
अभी हमारे पास सोचने का समय नहीं है। घर के पास जो पुराना नीम का पेड़ है, वहीं इस समय हमें वहां जाना होगा। वहीं हम सुरक्षित रह सकते हैं। घर में तो बहुत पानी भर गया है। अगर हम उसकी मजबूत डालियों में तक पहुंच गए ना, तो कम से कम पानी से तो हमें राहत मिल जाएगी। इस ठंडे पानी में माँ जी के पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं। लेकिन नैना, तुम सच में पेड़ पर चढ़ने की बात कर रही हो? अम्मा, बाबूजी, और इतनी ऊंचाई कैसे कैसे वो वहां चढ़ पाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा, इतनी आसानी नहीं होगी। और गोलू भी तो छोटा सा है। राजेश, मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन यहाँ रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम सब एक दूसरे को संभालेंगे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। इस समय हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए यही एक रास्ता है। नैना ने जरूरी सामान बोरी में रखा और गोलू को गोद में उठा लिया। राजेश ने शांति देवी और हरि नारायण को सहारा दिया। पूरा परिवार किसी तरह नीम के पेड़ में मजबूत डालियों तक पहुंच गया। तभी गोलू बोलता है, माँ, माँ, हम यहाँ से नीचे तो नहीं गिरेंगे ना? मुझे नीचे बहुत डरावना पानी दिखाई दे रहा है और चारों तरफ इतनी तेज बारिश हो रही है। मुझे मुझे घर जाना है माँ। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। नहीं बेटा, तू बिल्कुल मत डर। आजा मेरी गोद में आजा। मेरी गोद से तू बिल्कुल मत उतरना। देख, मैं तुझे कसकर पकड़े हुए हूँ, ठीक है? और हम सब एक साथ हैं। सुबह होते ही पानी कम होगा ना, तो फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे और नीचे चढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है? नैना, अगर बारिश पूरी रात ऐसी होती रही तो हम लोग यहाँ कितनी देर बैठ पाएंगे? गोलू की तबीयत पहले से ही खराब है और अम्मा बाबूजी को भी ठंड लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं सब बीमार ना पड़ जाए। डर तो मुझे भी बहुत तेज लग रहा है राजेश, लेकिन अभी हमें घबराने से ज्यादा एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जब तक पानी कम नहीं होता, हम इसी पेड़ पर रहेंगे और सुबह होते ही नीचे उतरने का रास्ता देखेंगे। हे भगवान, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी रात भी देखनी पड़ेगी। अपना घर अपने आंखों से सामने पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पेड़ पर बैठे हैं, बस भगवान से प्रार्थना है कि सुबह सब कुछ ठीक हो जाए। शांति घर चला गया तो क्या हुआ, हमारी जान तो बच गई। अगर बहू ने समय रहते हमें यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो पता नहीं आज हम सब कहाँ होते। मुझे तो अब अपने घर से ज्यादा परिवार की चिंता है। बाबूजी, घर दोबारा बनाया जा सकता है, सामान फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती ना। आज हम सब सुरक्षित है। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। सुबह बारिश थमी तो परिवार पेड़ के नीचे उतरा। घर में पानी, कीचड़ और बिखरा सामान देखकर नैना ने अपने घर को देखा, फिर उसे नीम के पेड़ की ओर देखने लगी। तभी नैना बोलती है, कल रात तो हम सब इसी पेड़ पर पूरी रात बैठे रहे और इतना पानी बढ़ने के बावजूद यहाँ तक नहीं पहुंचा। अगर इस पेड़ ने हमें एक रात सुरक्षित रखा, तो क्यों ना हम अपना रहने का इंतजाम इसी पेड़ में कर ले। नैना तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में इस पेड़ के ऊपर घर बनाने की बात कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? हमने तो बस एक रात मजबूरी में वहां गुजारी है, लेकिन यहाँ पूरा परिवार रह पाएगा, ये कैसे संभव है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम एक ही दिन में पूरा घर बना लेंगे। पहले हम सिर्फ इतनी जगह बनाएंगे जहाँ 2 लोग आराम से बैठ सके और सो सके। अगर वो जगह सुरक्षित रही, तो धीरे धीरे हम उसे बड़ा करेंगे और अच्छे से पूरा परिवार रह सकेगा। अरे बहू, पेड़ पर भी कहीं घर बनता है क्या? तू तो हमें इंसानों से बंदर बनाने पर तुली हुई है। कल तक घर में रहती थी और अब पेड़ पर रहने का सपना देख रही है। बहू, मानता हूँ तुम्हारी बात में कुछ दम है, लेकिन लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। गांव में हर कोई कहेगा कि हरि नारायण का परिवार अब पेड़ पर रहने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें देखकर हंसने लगे। बाबूजी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर हम बैठे रहें, तो हर बारिश में हमारा घर डूबता ही रहेगा। मैं कोई महल नहीं बना रही हूँ, बस अपने परिवार को पानी से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये काम सफल हुआ तो हमारे लिए इससे बड़ी राहत और क्या होगी। नैना,
सच कहूँ तो पहले मुझे भी तुम्हारी बात अजीब लग रही थी, लेकिन कल रात इसी पेड़ ने हम सबकी जान बचाई, इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इस पेड़ पर सच में ऐसी जगह बन सकती है जहां हम बारिश के समय सुरक्षित रह सके, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। आखिर हर साल पानी में रहकर बीमार पड़ने से तो अच्छा ही है कि कोई नया रास्ता आजमाया जाए। परिवार ने मैना की बात मान ली और अगले ही दिन पेड़ पर पहला प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। परिवार ने पुरानी लकड़ी के पटरे, बांस और मजबूत रस्सियां इकट्ठी की। नैना ने पेड़ की मजबूत डालियों को देखकर प्लेटफॉर्म की जगह तय की। नैना, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि कौन सी डाल मजबूत है और किस जगह लकड़ी बांधनी चाहिए? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन पेड़ पर घर बनाने का काम करेंगे। मुझे भी इसका कोई खास अनुभव नहीं है राजेश, लेकिन इतना समझती हूँ कि कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे इस घर पर कोई असर पड़े। देखिए, हमें मजबूत डालियाँ हैं ना, ये इसमें ही अपना रहन सहन का घर बनाना होगा। वहीं से शुरुआत करेंगे और हर लकड़ी को रस्सियों से अच्छी तरह से कस के बांधेंगे। वाह बहू वाह, अब तो लगता है कि हमारा घर की तुम इंजीनियर बन गई हो। कल तक तो घर में तुम खाना बनाती थी, आज पेड़ की डालियों में मजबूत घर बना रही हो। वाह, तेरे जुगाड़ का कोई जवाब नहीं। बापूजी, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। बस अपनी जुगाड़ू बहू मुसीबत सामने आने पर ना अच्छे अच्छे जुगाड़ निकाल लेती है और समझदार भी है। बस आप देखते जाओ। तुम लोग बातें बाद में करना और जल्दी से काम शुरू करो। मेरी कमर पहले से ही पानी और ठंड की वजह से दुख रही है, घुटने अलग दर्द हो रहे हैं। अगर ऊपर रहने की जगह बन गई तो कम से कम रात में मुझे गीली जमीन पर तो ना सोना पड़ेगा। कई घंटों की मेहनत के बाद पहला लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। नैना देखो, हमारी पहली मंजिल तैयार हो गई। अभी ये छोटी है, लेकिन 2 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और शायद रात में सो भी सकते हैं। तुम्हारा अजीब सा विचार सच में काम करता दिखाई दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आज हम सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह बना पाए हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो एक दिन पूरा परिवार इसी पेड़ पर सुरक्षित रह सकता है। उस रात राजेश और नैना पहली मंजिल पर सोए। सुबह उन्होंने बताया कि रात आराम से बीती। तभी राजेश बोलता है, नैना तुम बिल्कुल सही कह रही थी। पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन ऊपर पानी आया ही नहीं और न हमारा बिस्तर गीला हो। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इसके ऊपर भी जगह बनाते हैं और हम पूरा परिवार वहां आराम से रह पाएगा। यही तो मैं कह रही हूँ राजेश। अगर पहली मंजिल बन सकती है तो दूसरी मंजिल भी बनाई जा सकती है। पेड़ के ऊपर वाली मजबूत डालियां, वहां पर भी हम एक और प्लेटफॉर्म बनाएंगे और नीचे वाली मंजिल की छत को उसका फर्श बना देंगे। क्या कहते हो? बहू, अभी पहली मंजिल बनी है और तूने दूसरी मंजिल भी तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर ऊपर की मंजिल भी बन गई तो हाँ, सचमुच में हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। मुझे अब भी इस पूरे काम को लेकर थोड़ी चिंता बनी है। बापूजी, इसीलिए तो हम हर मंजिल को छोटी और मजबूत बनाएंगे। हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, बस इतनी जगह चाहिए जहां परिवार के लोग आराम से रह सके। मजबूत लकड़ी, बांस और रस्सियों से धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। बहू, अब तो मुझे डर लगने लगा है। कल तू कहेगी तीसरी मंजिल बनाओ और फिर उसके बाद चौथी और फिर पांचवी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन हमारा घर बादलों के बीच पहुंच जाए। अम्मा, अगर हमारा पेड़ इतना ऊंचा होता तो पांचवी मंजिल भी बना देती। फिर भी आप ऊपर बैठकर पूरे गांव को देख सकती थी, नीचे वालों को आवाज लगाकर खाना बुलाना। अम्मा, अब नैना को मत रोकिए। जब तक इसकी जुगाड़ खत्म नहीं हो जाते तब तक ये हमें चैन से बैठने नहीं देगी। कुछ दिनों में दूसरी मंजिल भी तैयार हो गई, लेकिन जगह अभी कम पड़ रही थी। तभी राजेश मुस्कुराते हुए बोलता है, नैना तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग फिर से कोई नया जुगाड़ सोच रहा है। क्या तुम अब बताओ, इस बार अब तुम इस बेचारे पेड़ के साथ क्या करने के इरादे में हो?
राजेश, मैं सोच रही हूँ कि जब 2 मंजिल बन सकती है तो 3, 4 और 5 मंजिलें भी बनाई जा सकती है। पेड़ की ऊपर वाली डालियां भी काफी मजबूत हैं और अगर हम चाहें तो हर मंजिल में छोटा-छोटा और थोड़ा-थोड़ा चीजें रखकर पूरा परिवार आराम से रह सकता है। क्या कहते हो राजेश? 5 मंजिल? नैना, तुम तो सच में कमाल कर रहे हो। पहले तुमने सिर्फ 2 मंजिल कहा था, अब कह रही हो 5 मंजिल। सच में अब तो यहाँ पूरा मरला महल बन जाएगा। सपना नहीं राजेश, जरूरत। नीचे हमारा घर बारिश में डूब जाता है और ऊपर के पेड़ हमें बचा सकते हैं। अगर हम समझदारी से कम काम अगर हम समझदारी से काम करें तो क्यों ना ऐसी जगह बना ले जहां हमारा परिवार हर बारिश में सुरक्षित रह सके। बस बहू, मेरी एक बात याद रखना, अगर तूने 5 मंजिल बना दी तो मेरी रसोई दूसरी मंजिल पर ही रखना। मैं खाना बनाने के लिए हर रोज 5 मंजिल ऊपर नीचे नहीं चढ़ने उतरने वाली। अम्मा, आपकी रसोई दूसरे मंजिल पर ही होगी। आपके आराम के लिए तीसरी मंजिल रखेंगे। आपको बस आराम से खाना बनाना है और परिवार को खिलाना है। बाकी सारी सीढ़ियां हम संभाल लेंगे। अब परिवार के साथ गांव के कुछ लोग भी काम में मदद करने लगे। मजबूत लकड़ियां, बांस, रस्सियां और लोहे की कीलों से धीरे धीरे पेड़ पर 5 मंजिल वाला घर तैयार हो गया। अरे राजेश, तुम्हारी बहू ने तो भाई कमाल कर दिया भाई। कल तक तुम्हारा घर पानी में डूब रहा था और आज तुम्हारी बहू पेड़ के ऊपर 5 मंजिला मकान बनाने लगी। वाह भाई वाह। अब तो तुम्हारे घर जाने के लिए दरवाजे पर नहीं, पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। अरे रघुवीर चाचा, आप मजाक जरूर करिए, लेकिन कल रात जब पानी हमारे घर तक पहुंचा था तब इसी पेड़ ने सबकी जान बचाई है। बाबू सच कहो तो पहले मुझे भी तुम्हारा विचार मजाक जैसा लगा था, लेकिन जब तुमने ये सब करा और मैंने अपनी आंखों से 2 मंजिला वाला घर देखा तो बाकी मंजिलें बनते देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोच सबसे आगे भाई। चाचा, मैं कोई बहुत बड़ी समझदार नहीं हूँ। बस जब परेशानी सामने आई तो मैंने सोचा कि अगर हम इस पेड़ पर ही अपना घर बना लें और रह सके तो क्या हो सकता है। हमें पानी से बचाया है इस पेड़ ने, आखिर ये सुरक्षित जगह ही तो है। भाभी, मैं भी लकड़ी और बांस लाने के लिए मदद करता हूँ। अगर ये घर पूरा बन गए तो शायद हमारे गांव में बाकी लोग भी बारिश में बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मुन्ना, मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन काम करते समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हर लकड़ी को और बांस को अच्छी तरह से बांधना जरूरी है और जो भी जगह कमजोर लगे उसे दोबारा मजबूत करना होगा। इसके बाद 5 मंजिला घर तैयार हो गया। नीचे सामान और रसोई भी, बीच में नैना राजेश का कमरा, वहीं सबसे ऊपर खुली छत थी। तभी शांति देवी बोलती हैं, बहू, मेरी रसोई तो सच में सबसे अलग है। अब बारिश कितनी भी हो जाए मुझे पानी में खड़े होकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं वो ऊपर आराम से बैठकर सबके लिए खाना बनाऊंगी और कोई सामान भी खराब नहीं होगा। हाँ माँ, मैंने आपकी रसोई जानबूझकर दूसरी मंजिल पर बनाई है ताकि आपको ज्यादा ऊपर ना चढ़ना पड़े। बस खाना बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि गरम तेल, गरम दाल, सब्जी गिराकर आप किसी को नहलाना दो। अरे बहू, अब तो अपनी सास का भी मजाक उड़ाने लगी। अरे चिंता मत कर, मैं इतनी सावधान से खाना बनाऊंगी ना कि नीचे बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर खाना पक रहा है। बस खाना तैयार होते ही सबको बुलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अम्मा, अब तो हमारा घर में देखो ना, सीढ़ियां भी हो चुका है। अब यहाँ पे चढ़ने का भी कोई मुश्किल नहीं होगा। पहले हम बारिश में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और अब हमारा 5 मंजिला का घर हो गया है। कितना अच्छा है। नैना ने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने अपनी जिंदगी भर कभी नहीं सोचा था, ऐसा घर मैंने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन ऐसा देखकर मेरी आंखें आग नम हो गई हैं। सच में बहू, तूने तो सच में सब कुछ बदल दिया। अगर आज तू नहीं होती हमारा परिवार पूरा बर्बाद हो गया होता। माँ, हमारा घर तो अब पेड़ से भी ऊंचा हो गया है। क्या मैं 5वीं मंजिल में जाकर खेल सकता हूँ और वहां से अपने दोस्तों को घर में देख सकता हूँ? मुझे तो हमारा ये नया घर बहुत अच्छा लगा है।
हाँ बेटा, तू 5वीं मंजिल में जा सकता है, लेकिन अकेले जाकर शरारत बिल्कुल मत करना। रेलिंग के पास ज़्यादा झुकना नहीं और सीढ़ियों पर दौड़ना भी नहीं, ठीक है? हमारा घर सुंदर ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? नाना ने घर को बारिश से बचाने के लिए मोटी प्लास्टिक की चादरें खरीदी, उसे पूरे घर में चारों तरफ ढके, खिड़कियों के लिए पर्दे भी चुने और उसको पर्दों में लगाया। उसके बाद घर और भी मजबूत दिखने लगा। धीरे धीरे घर में पानी आना भी बंद हो गया। तभी राजेश बोलता है, नैना, अब इतनी सारी प्लास्टिक की चादरें क्यों लेकर आई हो? क्या 5 मंजिला घर बनाना है और तुम्हारे दिमाग में क्या आने वाला है, तुम बताओगी? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? राजेश, घर बनाना ही काफी नहीं है, उसे बारिश और तेज हवा से बचाना भी जरूरी है। इन प्लास्टिक की चादरों को हम चारों तरफ मजबूती से बांधेंगे ताकि पानी अंदर ना आए और परिवार को भीगने से बचाया जा सके। बहू, तूने तो सच में छोटी बड़ी बात सोच रखी है सब कुछ। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ तू घर बनाने की चिंता करें, लेकिन अब तो तूने सब कुछ एकदम सही सही कर रही है। देख, छोटी छोटी सुविधाओं का भी तू ध्यान रखती जा रही है। बाबूजी, घर सिर्फ लकड़ी और बांस से नहीं बनता है। हर घर तब बनता है ना जब उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित और आराम से रह सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा ये घर सिर्फ ऊंचा नहीं बल्कि हर मौसम में सुरक्षित भी रहे। बहू, अब तूने मेरा काम भी आसान कर दिया। पहले मुझे डर लगा करता था, इतनी ऊंचाई में कैसे रहूंगी, हाँ, और कैसे नीचे उतरूंगी, मुझे बड़ा डर लगता था। अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, मैंने ये सीढ़ियाँ खास आपके लिए और बाबूजी के लिए ही बनवाई हैं। आप दोनों को कोई तरीके की परेशानी नहीं होगी, है ना? मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशानी में रहे और मैं आराम करूँ। नैना ने पुराने प्लास्टिक के डब्बों से गमले बनाए और उसमें रंग बिरंगे फूल लगाए। पुराने कपड़ों से पर्दे बनाए, लकड़ी में रैक भी लगाए और मिट्टी के दिए सजाए। कुछ ही दिनों में पेड़ वाला घर अब बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा था। तभी गोलू बोलता है, माँ, ये इतने सारे सुंदर फूल हमारे घर में कहाँ से आए? पहले तो यहाँ सिर्फ लकड़ी और बांस दिखाई देती थी और अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा घर बगीचे के बीच में बना हुआ है। बेटा, घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होता है, उसे प्यार और मेहनत से सुंदर भी बनाना पड़ता है। ये गमले पुराने डिब्बे से बने हैं और इन फूलों को मैंने खुद लगाया हुआ है। अब जब भी हवा चलेगी तो हमारा पूरा घर फूलों से झूमेगा। सच कहूँ नैना, कुछ दिन पहले तक तो मुझे लगता था कि बारिश ने हमें 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 एकदम बर्बाद कर दिया है। कुछ नहीं बचा था हमारे पास। उसी परेशानी के बीच तुम उम्मीद का किरण बन के आई। राजेश, अभी हमारा घर पूरी तरह तैयार कहाँ हुआ है। मैंने पुराने कपड़ों से पर्दे बनाना है और फिर उसके बाद लकड़ी के छोटे रैक बनाना है और हर मंजिल में साफ सुथरा रखना है हमें सब कुछ। अरे, घर छोटा हो या पेड़ पर हो, हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अब गांव के लोग उस अनोखे घर को देखने आने लगे। रघुवीर और कमला भी घर देखने पहुंचे। अरे नाना, वाह 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 वाह, ये बहुत ही सुंदर घर बनाया तूने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ दिन पहले तुम लोग इसी पेड़ पर बस डर के मारे बैठे थे और आज इसी पेड़ पर 5 मंजिल वाला पूरा घर तैयार कर दिया। वाह 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 वाह। चाची, उस रात जब हम सब इस पेड़ पर बैठे थे तभी मेरा दिमाग में ये विचार आ चुका था। मैंने बस यही सोचा था कि जब ये पेड़ पानी के बीच भी सुरक्षित रह सकता है तो क्यों ना हम इसी पेड़ में अपना आश्रय कर ले। बहू, मैंने तो मान लिया भाई, मैंने तो मान लिया। अरे भाई, तुम गलत नहीं थी जब तुमने पहली बार पेड़ पर घर बनाया। अब मैंने तो तभी कही थी कि सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पहले मुझे लगा था कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही, पर आज देखो बारिश से बचने के लिए कितना अच्छा जुगाड़ है। चाचा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अगर राजेश, बाबूजी, अम्मा और गांव के लोग मेरे साथ नहीं होते ना तो शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। ये घर मेरी नहीं बल्कि हम सबकी मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। भाभी, अगर हम भी अपने पेड़ों पर ये बारिश के समय पर ऐसा घर सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाएं तो हमें तरीके समझाएं कि हमारे घर में भी पानी भर जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मेरी माँ को भी बहुत दर्द होता है। बिल्कुल मिन्ना, मैं तुझे जितना जानती हूँ उतना जरूर समझाऊंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि पेड़ मजबूत होना चाहिए और हर चीज को अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से लगाना चाहिए।
जल्दबाजी से कोई काम करना नहीं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहली होती है, ठीक है? नैना, आप समझ में आया कि असली समझदारी सिर्फ परेशानी से बचने में नहीं होती है। असली समझदारी तो परेशानी में उसका समाधान निकालने में होती है। इंसान तो परेशानियों में फंस कर रोने ही लग जाता है, पर तूने तो कमाल ही कर दिया। चाची, मैंने तो बस अपने परिवार को बचाने के लिए एक रास्ता खोजा है। अगर मेरी वजह से गांव के दूसरे परिवार भी बारिश में सुरक्षित रह सके तो इससे बड़ी खुशी होगी मेरे लिए, और कुछ नहीं हो सकती। एक रात फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की गलियों में पानी भर गया, लेकिन इस बार नैना का परिवार बिल्कुल नहीं घबराया। सभी लोग अपने अपने 5 मंजिला पेड़ वाले घर में सुरक्षित थे। तभी गोलू बोलता है, माँ देखो, बाहर बाहर देखो ना, कितना सारा पानी भर गया, लेकिन हमारे घर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। पहले बारिश होती थी तो मैं डर जाता था, पूरा बिस्तर गीला हो जाता था और रात में बहुत ठंड लगती थी, लेकिन अब मुझे बारिश बिल्कुल डरावनी नहीं लगती। माँ, देखा बेटा, जब हम डरने के बजाय कोई रास्ता खोजते हैं ना, तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। अब तुम आराम से सो सकते हो और बाहर बारिश को देखकर खुश हो सकते हो। बस याद रखना, सुरक्षा के नियम कभी नहीं भूलना, ठीक है? नैना, सच कहूँ तो अब बारिश शुरू होते ही मेरे मन में पहले जैसा डर नहीं आता है। पहले लगता था कि पानी घर में घुस जाएगा और हमें सारी रात जाग कर जितनी हो सकेगी उतनी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी, पर अब देखो हम कितने सुरक्षित हैं। राजेश, ये घर सिर्फ मेरी सोच नहीं बना है। अगर उस रात तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता और परिवार में मुझ पर भरोसा नहीं किया होता ना, तो शायद आज हम इस सुरक्षित घर में बैठे नहीं होते। मुश्किल समय में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पापा, चलिए ना 5वीं मंजिल पर चलते हैं। वहां से बारिश में पूरा गांव बहुत सुंदर दिखाई देता है और मुझे ऊपर बैठकर फूलों को हवा में चूमते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, आखिर हमारे 5 मंजिला पेड़ वाले इस घर में ऊपर वाली मंजिलों पर हम बनाते हैं और वहां पर बैठकर बारिश का मजा लेते हैं। धीरे धीरे गांव के कई सारे परिवार नैना की सलाह लेने लगे। जिन लोगों ने कभी उसके विचार का मजाक उड़ाया था, वही अब इस बारिश में पानी से बचने के लिए अब नैना से उपाय लेते थे। नैना, तुम्हारी वजह से अब हमारे घर में भी पानी भरने पर बच्चों को सुरक्षित जगह मिल जाती है। पहले बारिश शुरू होते ही हम सब परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हमने भी तुम्हारी सलाह से एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना लिया है। चाची, मैंने तो बस एक रास्ता खोजा है। असली मेहनत तो आप लोगों ने ही खुद दिखाई है। अगर कोई इंसान अपनी परेशानी का हल खुद खोजने की कोशिश करे तो हिम्मत ना छोड़े, तो मुश्किल से मुश्किल समय भी उसे आसानी से निकल जाता है। बहू, अब मैं पूरे गांव के सामने मानता हूँ कि जिस बात का हमने पहले मजाक उड़ाया वही आज हम सबके काम आ रही है। तुमने हमें ये सिखा दिया कि मुश्किल समय में सिर्फ किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। जिस समय हम सब बारिश और पानी के सामने हार मान चुके थे, उस समय इसी ने तो एक रास्ता दिखाया। हम और हमारा परिवार सब सुरक्षित बनाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ देखो तो पूरा का पूरा गांव भी कुछ नया सीख गया। मेरी बहू सिर्फ घर संभालना नहीं जानती, जरूरत पड़ने पर पेड़ के ऊपर 5 मंजिला घर भी खड़ा कर सकती है। पहले मैं इसके विचार पर हंस रही थी, लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बहू कैसी है, तो मैं गर्व से कहूंगी मेरी बहू तो भाई सबसे जुगाड़ू और समझदार है। नैना, आज मुझे समझ आया कि इंसान की असली ताकत उसके पास मौजूद चीज़ों में नहीं बल्कि उसकी सोच में होती है। हमारे पास ना बड़ा घर था, ना कोई खास साधन, लेकिन तुम्हारी सोच और पूरे परिवार की मेहनत ने हमें ऐसी जगह दे दी जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। राजेश, मैंने बस इतना किया कि परेशानी को देखकर हार नहीं मानी। जब सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, तो मैंने खुद रास्ता बनाने की कोशिश की। नैना ने पेड़ को अपनी मेहनत से 5 मंजिला घर में बदल दिया। अब बारिश से परिवार नहीं डरता था। कुछ समय पहले तक हमें हर बारिश में डर लगता था और लगता था कि कहीं पानी हमारी पूरी जिंदगी पर बर्बाद न कर दे, लेकिन आज उसी बारिश ने हमें एक ऐसी राह दिखाई जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था।
बिल्कुल सही कहा बहू। अरे इस घर ने तो हमें सिर्फ पानी से बचने की जगह नहीं दी, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि मुसीबत से कैसे बचना है और हार नहीं मानना है। परिवार के सभी लोग मुस्कुराने लगे। नीचे बारिश का पानी बह रहा था और ऊपर 5 मंजिला घर पेड़ जगमगा रहा था। हवा चलने पर रेलिंग पर लगे रंग बिरंगे फूल छूट रहे थे और पूरा परिवार में एक खुशी का माहौल बना हुआ था। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में नैना का जुगाड़ के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।